जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के जीटेट क्लास में हम लोग दिखने वाले हैं हिंदी व्याकरण, जो पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे वर्ण विचार को। किसका चर्चा करेंगे? वर्ण विचार। वर्ण विचार से आज मैं पूरे 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। पूरा कितना प्रश्न लेकर आया हूँ? 50 प्रश्न। पूरा 50 प्रश्न लेकर आया हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, पद, पदबंध और वाक्य। ये ऑप्शन है। तो देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है, क ख ग घ, ठीक है, इसको कहा जाता है वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है, जिससे शब्द बनता है और उन शब्दों से वाक्य बनता है। अब है कि वर्ण के कितने प्रकार हैं। तो देखिए, वर्ण के 2 प्रकार हैं। कौन कौन? तो पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। ठीक है, पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। आगे इस पर हम लोग और चर्चा करेंगे प्रश्नों को देखते हुए। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर सवाल है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, वर्ण का व्यवस्थित समूह कैसे होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लिखे क, ख, ग, ठीक है, घ, अंग, फिर लिखे च, छ, ज, झ, ठीक है ना। इस तरह हम लोग लिखते हैं। तो इसके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ये व्यवस्थित है। ये कैसे है? ये व्यवस्थित है, सीरीज में है। तो इसके व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन में वर्ण है, वाक्य है, पदबंध है और वर्णमाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्णमाला। ठीक है, इसके व्यवस्थित समूह के, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, और वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। आगे हम लोग देखेंगे, प्रश्नों के साथ इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि निम्नांकित में से किसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं? ठीक है, ऑप्शन है वाक्य, इसके खंड टुकड़े आराम से कर सकते हैं। जैसे राम हो गया, राम जा रहा है, तो अलग अलग इसका टुकड़ा बन सकता है ना। उसके बाद है पद, पद का भी टुकड़ा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद है वर्ण, उसके बाद है पदबंध। तो इनका आप खंड या टुकड़ा कर सकते हैं, लेकिन वर्ण का खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। जैसे अ है, अ स्वर वर्ण है ना, तो इसको आप खंडित नहीं कर सकते हैं, इसको टुकड़ा में नहीं बांट सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। चौथा नंबर सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत बार सीटेट में पूछा गया है कि हिंदी भाषा के लेखन के लिए जो लिपि चिन्ह यानी वर्ण को लिखने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ है वाक्य, फिर है शब्द, फिर है वर्ण, फिर है वर्णमाला। तो देखिए, सम्मिलित रूप से पूछा गया, सम्मिलित रूप से यानी समूह से पूछा गया। तो जब सम्मिलित रूप से पूछा जाएगा तो वर्णमाला कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्णमाला। और याद रखिएगा कि हिंदी का जो लिपि है, ठीक है, हिंदी का जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। कौन लिपि है? देवनागरी लिपि। ये बहुत बार सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट, ठीक है, इस सब परीक्षाओं में पूछा जाता है। पेपर 1 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला सवाल, पांचवा नंबर सवाल है कि वर्ण के कितने भेद हैं। देखिए, मैंने कहा था ना कि प्रश्न को देखते हुए सीखेंगे। वर्ण के कितने भेद हैं? तो देखिए, वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन है वर्ण के 2 भेद? तो वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और
व्यंजन वर्ण, ठीक है ना। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण ये वर्ण के दो भेद हैं, ठीक है। और स्वर वर्ण, कितने स्वर वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन वर्ण होते हैं, ये प्रश्नों को देखते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि वर्ण के भेद निम्नांकित में से कौन कौन है। वर्ण के भेद निम्नांकित में से कौन कौन है, अभी मैंने आपको बताया, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आंसर होगा स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी व्याकरण सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप यूपी पुलिस, ठीक है, यू टेट, उसके बाद यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, जे टेट, किसी भी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हिंदी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं, ठीक है। आप जिस वर्ण को उच्चारण कीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए अ ले लेते हैं, है ना। तो इसको जब उच्चारण करेंगे तो कोई और वर्ण की सहायता इसको उच्चारण करने के लिए ना जरूरत पड़े तो उसको क्या कहेंगे। तो देखिए उसको कहेंगे स्वर वर्ण। देखिए यहाँ परिभाषा हो गया। अब सवाल ये पूछा जा सकता है कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो परिभाषा हो जाएगा कि जिस वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे स्वर वर्ण कहते हैं। इज इट राइट, क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपकी परीक्षा के लिए। अगला है कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2, 5, 10 या 11। बोलिए हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। देखिए हिंदी में स्वर वर्ण अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद अंग अ, ये दोनों को आयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आयोग वाह, ठीक है। ये दोनों को क्या कहा जाता है, आयोगवाह कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए इसमें एक और होगा, री हो जाएगा, 10 नहीं होगा, सॉरी, री हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई को किस वर्ण के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, विसर्ग वर्ण, श्याम वर्ण। ये तीनों में से कोई नहीं होगा। क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर वर्ण। अ, आ, ह्रस्व ई और दीर्घ ई को स्वर वर्ण के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि प्रत्येक स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं। प्रत्येक स्वर के लिए निर्धारित चिन्ह को क्या कहते हैं। ऑप्शन है मात्रा, रूप, आकार या वर्ण। तो देखिए प्रत्येक स्वर के लिए जो निर्धारित चिन्ह होता है, ठीक है, उसको क्या कहेंगे। अब जैसे आप ले लीजिए आ, ठीक है, आ को हम लोग आकार के रूप में लिखते हैं। ह्रस्व ई ले लीजिए, इसको ह्रस्व ई इस तरह लिखते हैं, है ना। तो ये मात्रा हो गया, तो मात्रा कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। क्या कहेंगे, मात्रा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए।
तो अगला सवाल है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर के कितने भेद हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। तो देखिए उच्चारण की दृष्टि से सबसे पहले जो भेद हो जाएगा वो हो जाएगा ह्रस्व, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा दीर्घ, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा अनुस्वार, उसके बाद क्या हो जाएगा अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कि जिस स्वर के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और आयोगवाह, ठीक है। तो देखिए आयोगवाह तो होगा नहीं, इसमें हो जाएगा ह्रस्व स्वर। क्या हो जाएगा ह्रस्व स्वर, ठीक है। इसमें कम समय लगता है। और ये हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे हम बोलेंगे अ तो इसमें कम समय लगा, जब बोलेंगे आ तो इसमें ज़्यादा समय लगता है ना। अ बोलते हैं तो कम समय लगता है, आ बोलते हैं तो ज़्यादा समय लगता है। तो अ क्या हो गया बाबू, अ हो गया ह्रस्व और आ क्या हो गया, आ हो गया दीर्घ स्वर, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल। तेरह नंबर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, एक बार आप चख के देखिएगा। सवाल है कि ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 2, 5, 3, 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है, ह्रस्व स्वरों की संख्या। तो देखिए ह्रस्व स्वर की संख्या हो जाएगी आपका, पहले हम लिख के दिखाते हैं अ, है ना, फिर ह्रस्व ई, फिर हो जाएगा ह्रस्व उ और एक हो जाएगा री, ठीक है। तो री हो गया तो इसमें हो गया 4 ठोक, तो इसमें आंसर हो जाएगा 4। ये चारों जो है ह्रस्व स्वर है, ठीक है। ये चारों क्या है, ह्रस्व स्वर है, याद रखिएगा। अगला है, यहाँ भी वही सवाल है, देख लीजिए। अ हो गया, ह्रस्व ई हो गया, ह्रस्व उ हो गया, री हो गया। स्वर को क्या कहा जाता है, तो सेम है, स्वर स्वर ह्रस्व स्वर कहा जाएगा, है ना। क्या कहा जाएगा इसको, इसको ह्रस्व स्वर कहा जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल है कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है उसे क्या कहते हैं। ह्रस्व स्वर तो कहेंगे नहीं, आयोगवाह नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे, ठीक है। दोगुना समय, जब ह्रस्व से ज़्यादा समय लगता है, दोगुना समय लगता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। चलिए अब देखिए हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 5, 7, 8, 4, ठीक है। कितनी है, तो देखिए आ हो गया, उसके बाद दीर्घ ई हो गया, दीर्घ ई सॉरी, आ हो गया, दीर्घ ई हो गया, है ना। उसके बाद दीर्घ उ हो गया, उसके बाद ए हो गया, उसके बाद ऐ हो गया, उसके बाद ओ हो गया, उसके बाद अ हो गया। आप गिनिए के गो है इसमें टोटल। इसमें है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ ऑप्शन में कितना दिया है, ऑप्शन में दिया है 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ जा रहा है, रुको, हाँ 17 नंबर सवाल है कि हिंदी की वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। ऑप्शन है 50, ये नहीं होगा, 30 ये भी नहीं होगा, 20 ये भी नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में 52 अक्षर हैं। कितने हैं, 52 अक्षर हैं। आप लोग लिख के देख लीजिएगा, ठीक है। अब अगला सवाल देखिए कि अगला सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, लेकिन ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहा जाता है। स्वर नहीं कहेंगे, व्यंजन नहीं कहेंगे, दीर्घ स्वर नहीं कहेंगे, आयोगवाह कहेंगे, ठीक है। अनुस्वार ये हो गया आपका अनुस्वार और ये हो गया आपका विसर्ग, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आयोगवाह। चलिए अगला है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से
किया जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, जब हम स्वर की सहायता से वर्ण का उच्चारण करेंगे तो वो व्यंजन वर्ण कहलाता है। अब व्यंजन वर्ण की परिभाषा भी देख लीजिए, इसी में है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं, है ना। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर जहर वाला सवाल है ये। 20 मतलब जहर। सवाल क्या है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 20, 24, 23 या 41। तो देखिए ये तीनों में कोई नहीं होगा, सीधा हो जाएगा 41। 4 पर 1 41, ठीक है, 41 यही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या 41 है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है। अब है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय फेफड़ों से, आपकी जो फेफड़ा है ना, उससे जब निकलने वाली हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, होठों का स्पर्श करती है तो उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है स्पर्श, तो इसको कह देंगे स्पर्श व्यंजन, है ना। क्या कह देंगे? स्पर्श व्यंजन, ठीक है। चलिए 22 नंबर सवाल, टकाटक सवाल है ये पूरा 1 करोड़ का सवाल है। इसमें 1 करोड़ मिला था हमको, लेकिन है नहीं मेरे पास। चलिए 22 नंबर, हिंदी में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? देखिए हिंदी में स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, क वर्ग से लेके यानी क ख से लेके प वर्ग तक, यानी क से लेके म तक, ठीक है। अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा लिख के दिखाने से। ये हो गया। अब आप क ख क से क ख ग घ अंग, है ना। आप च छ लिखिएगा, फिर ट ठ लिखिएगा, फिर त थ लिखिएगा, फिर प फ लिखिएगा। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और यहाँ 1 1 2 3 4 5। अब 5 गुना 5 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 गुना 5 कर दीजिएगा तो 25 आ जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 25। चलिए आगे बढ़ता हूँ, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है क से लेकर म तक के व्यंजन को क्या कहते हैं? क से लेकर म तक के व्यंजन को अभी हम आपको समझाएं। ये बाबू साहब जो यहाँ स्पर्श है ना, यही हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है ना, यही दोनों हो जाएगा। सेम टू सेम कहानी है, दोनों की प्रेम गाथा बराबर है। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। इसको मिटाना होगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, तालु, दांत, होंठ निकट आते हैं किंतु जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है तो उससे क्या कहते हैं? आप उच्चारण कीजिए क, तो देखिए इसमें सब आगे आएगा, ख इसमें सब आगे आएगा। जब इसका उच्चारण करेंगे तो ये किसका है, ये किस के घर का है? तो ये स्पर्श व्यंजन के घर का है ना, ये इसी का घर का है, तो इसमें हो जाएगा आपका स्पर्श व्यंजन। चलिए हो गया। चलिए 25 नंबर सवाल है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में रगड़ या घर्षण से वायु उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? आप जिस वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, जिस व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, उसमें रगड़ या घर्षण से जब वायु निकलता है, जब रगड़ाता है, घर्षण होता है तो गर्म वायु निकलता है, उष्म वायु निकलता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे उष्म व्यंजन। क्या कहेंगे उसको? उष्म व्यंजन। यानी ये गर्म वाला व्यंजन, ये पूरा गर्म रहता है, इसका माथा गर्म रहता है, समझ गए ना, क्योंकि ये इसमें उष्मा छिपा हुआ है ना। क्योंकि क्यों उष्मा होता है? क्योंकि ये रगड़ाता है और घिसाता है, इसके लिए, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 3, 2,
4 और 5। तो देखिए श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण के 2 भेद हैं। कौन है? 2 भेद। एक है आपका अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण, और दूसरा हो जाएगा महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण याद रखिएगा, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण के बारे में आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे। चलिए अगला है कि श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं। तो अभी मैंने आपको बताया एक अल्प प्राण साहब है और एक महाप्राण साहब है, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। और अल्प प्राण में कौन आ जाएगा? अल्प प्राण में आ जाएगा पहला वर्ण, ठीक है ना, तीसरा वर्ण और 5वां वर्ण। और महाप्राण में कौन आ जाएगा? तो महाप्राण में आ जाएगा आपका दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, है ना। कोई भी आप क ख का ही लेंगे तो क ख का पहला, तीसरा और 5वां हो जाएगा अल्प प्राण, और इसमें दूसरा और चौथा हो जाएगा महाप्राण। तो याद रखिएगा कि किसी भी, ठीक है, किसी भी क वर्ग रहे या प वर्ग रहे या च वर्ग रहे, इसमें पहला, ठीक है, तीसरा और 5वां जो हो जाएगा, पहला तीसरा 5वां ये हो जाएगा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा जो हो जाएगा ये हो जाएगा महाप्राण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर सवाल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है महाप्राण, गुरु प्राण तो होगा नहीं, गुरु मीन्स बड़ा, महा भी नहीं होगा, अल्प प्राण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्प प्राण। लघु प्राण नहीं होगा, अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा हवा निकलता तो महाप्राण हो जाएगा। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है तो वो महाप्राण हो जाएगा। आप देख सकते हैं, है ना। चलिए एक और सवाल है नीचे ना, स्वर तंत्री में श्वास के कंपन के आधार पर वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 2। कौन कौन है? आइए देखते हैं कौन कौन है। तो एक है आपका सघोष, है ना, और दूसरा है आपका अघोष, ठीक है, सघोष और अघोष। तो सघोष में क्या होता है कि आपका तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण सघोष में होता है, ठीक है, और पहला और दूसरा वर्ण होता है अघोष में, याद रखिएगा। चलिए चलिए उच्चारण के समय, इसको थोड़ा, उच्चारण के समय स्वर तंत्री में जब कंपन अधिक होता है तब कौन सी ध्वनि निकलती है? ऑप्शन है सघोष, अघोष, अल्प ध्वनि या महाध्वनि। तो देखिए उच्चारण के समय हो जाएगा आपका सघोष ध्वनि। क्या हो जाएगा? सघोष ध्वनि, ठीक है, सघोष ध्वनि याद रखिएगा। चलिए उच्चारण के समय जब स्वर तंत्री में, ठीक है, कंपन नहीं होता है तो कौन सी ध्वनि होती है? तो जब कंपन नहीं होगा तो वो अघोष ध्वनि होगी। क्या होगी? अघोष ध्वनि, ठीक है। जैसे क बोलेंगे और ख बोलेंगे तो उसमें कम मतलब कंपन होगा, लेकिन जब ग बोलेंगे ग तो उसमें कंपन होता है, जब बोलेंगे घ तो उसमें कंपन होता है ना। तो ये हो जाएगा आपका सघोष और ये हो जाएगा आपका अघोष। अब अगला सवाल देखिए, ठीक है। सवाल को देखने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको झारखंड जीके का भी तैयारी किया जाएगा, और बाल विकास का तो रोज़ 2 से 3 वीडियो आ ही रहा है। फिर सामाजिक विज्ञान और साइंस अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैथ का क्लास चल ही रही है, विष्णु सर मैथ का क्लास रोज़ ले रहे हैं, और वही साइंस पढ़ाएंगे आपको, और सामाजिक विज्ञान मैं पढ़ाऊँगा। चलिए देखिए, शब्द की बनावट को समझने के लिए शब्द के वर्णों को अलग अलग करके दिखाने को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण विच्छेद। सही जवाब वर्ण विच्छेद ही है। मान लीजिए हम लिखेंगे, ठीक है, हाँ कमल लिखेंगे, है ना, तो कमल को अलग अलग करेंगे। तो कमल को जब अलग अलग करेंगे तो ये याद रखिएगा कि वर्ण जो है वो स्वर की सहायता से बनता है। तो वर्ण जो है स्वर की, सॉरी वर्ण नहीं, व्यंजन जो है वो स्वर्ण की सहायता से बनता है, ठीक है, स्वर की सहायता से। व्यंजन जो बनता है वो स्वर की सहायता से बनता है। कैसे? अब देखिए कमल है तो क हलंत जोड़ अ
जोड़ म हलंत जोड़ अ, ठीक है, जोड़ ल हलंत जोड़ अ, ठीक है, ये वर्ण विच्छेद कहलाता है। और वर्ण विच्छेद इसी तरह होता है, इसको याद रखिएगा। हो सकता है आपको वर्ण विच्छेद के लिए भी दे दिया जाए, थोड़ा हार्ड दे देगा, मान लीजिए समूह दे दिया है ना, या फिर विच्छेद ही दे दिया, तो उस समय आप हमेशा याद रखिएगा कि व्यंजन के साथ अ छिपा हुआ रहता है। और व्यंजन को जब अकेले लिखिएगा बिना स्वर का तो केवल क लिख के हलंत देना होगा। ये इसको हलंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हलंत कहते हैं, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर सवाल है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वर्णमाला किसे कहते हैं। पहले भी हम करवा चुके हैं तो डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। शब्दों के व्यवस्थित समूह को, ठीक है, शब्द समूह को नहीं कहेंगे, वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे, है ना। शब्दों के समूह को हम लोग वाक्य कहेंगे। क्या कहेंगे इसको वाक्य कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे? वाक्य, लेकिन इसको कहेंगे वर्णमाला। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। 35 नंबर सवाल है कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? अल्प प्राण हम क्या बताए थे कि आपका पहला, है ना, पहला हम क ख का ले रहे हैं, क ख ग घ और अंग, ठीक है। तो ये हो गया पहला, ये हो गया तीसरा, ये हो गया पांचवा, तो ये आपका अल्प प्राण है। तो इसमें देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया तीसरा, ये आपका, है ना, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये भी नहीं होगा, ये इसमें दूसरा है और ये चौथा है, ये भी नहीं होगा, ये इसमें आपका दूसरा है और ये चौथा है, ये भी नहीं होगा। तो पहला और तीसरा यही है, तो यही हो जाएगा बी नंबर, है ना। चलिए खेल शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। देखिए सवाल आ ही गया, खेल शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा खेल शब्द का वर्ण विच्छेद। तो देखिए खेल में क्या हम क्या बताए थे कि जितना भी व्यंजन है ना, व्यंजन को अगर अलग करेंगे तो उसमें मान लीजिए ख है तो ख को अलग करेंगे तो ख हलंत जोड़ अ लिखेंगे, ख हलंत जोड़ अ लिखेंगे, है ना। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या है, तो ख जोड़ ए, इसमें स्वर है तो ख जोड़ ए, इसका एकार बनता है तो ख जोड़ ए, ख हलंत जोड़ ए, फिर ल हलंत जोड़ अ है, यही हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाँ यही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से त वर्ग व्यंजन बताएं। तो इसको तो आप ऑब्वियसली बता सकते हैं, यही है त थ द ध न बोल दीजिएगा तो ये हो गया, है ना। चलिए 38 नंबर सवाल है। क्या है सवाल? ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। बहुत सारे आदमी क्या होते हैं कि अंतस्थ व्यंजन इसको कह देते हैं, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन किसको कहेंगे? तो देखिए अंतस्थ मतलब क्या होता है, पहला जो अंतस्थ होता है, अंतस्थ र ल और वो, ये जो है ये चारों अंतस्थ व्यंजन है। और इसको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन। इसको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला, हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन की संख्या, हम संयुक्त व्यंजन पहले लिखेंगे, संयुक्त व्यंजन, ठीक है ना। संयुक्त व्यंजन कौन कौन हो गया? पहला हो गया हैक्ष, फिर हो गया त्र, फिर हो गया ज्ञ, फिर हो गया स्र, ये आपका संयुक्त व्यंजन है ना। तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल हो गया आपका 4, टोटल हो गया आपका 4, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि संयुक्त व्यंजन निम्नांकित में से कौन सा है? यहाँ निम्नांकित है, हम निम्नलिखित पढ़ रहे थे। संयुक्त व्यंजन देखिए हम अभी वहाँ बताए और यहाँ पर संयुक्त व्यंजन दे दिया है। देखिए ये आपका झारखंड लेवल का ही बुक है ना। सरकार इसको स्कूल में देती है क्लास 8 के बच्चों को, उसी बुक से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। 41 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही भयानक सवाल है 41 नंबर सवाल। इस तरह का सवाल सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। सवाल है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है, क्या मैं इसका आंसर बताऊंगा? आपको पहले भी मैंने इसको बहुत बार बता दिया हूं, तो इसका आंसर एकदम इजी है। आप एक बार कमेंट कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? ए नंबर, अल्प प्राण बोलिए इसको, अल्प प्राण, है ना। अल्प प्राण कौन कौन होता है? पहला, तीसरा, पांचवा, है ना।
चलिए आगू बढ़ते हैं, आगू क्या लिखा है आगू देखते हैं। ये छोटो हो जो रे, छोटा हो जो, हाँ चलिए 42 नंबर 42 लाख का सवाल है कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जिसके उच्चारण में मुख से ज़्यादा हवा निकलता है उसको क्या कहेंगे। इसको बता के मैं थक चुका हूँ, एक बार आप लोग थकिए, इसका आंसर क्या होगा। एक बार कमेंट करके आप लोग थकिए कि इसका आंसर क्या होगा। थकना जरूरी है ना, तभी परीक्षा पास कर पाइएगा। चलिए अगला सवाल देखिए कि निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण वर्ण, इसमें देखिए अल्प प्राण क्या होता है। अल्प प्राण होता है आपका पहला दूसरा, सॉरी दूसरा नहीं होता, इसको मिटा देता हूँ, दूसरा लिखा गया, हाँ पहला तीसरा और पांचवा अल्प प्राण होता है। अब इसमें आप देखिए कि कौन सा पहला तीसरा और पांचवा है। तो देखिए पहला तीसरा और पांचवा, ये है आपका पहला, ये है तीसरा, यही हो जाएगा। पदमा की ये तो होगा ही नहीं है ना, ये है, ये तो होगा ही नहीं, ढ़ तो होगा ही नहीं। चलिए उसके बाद देखिए 44 नंबर सवाल है कि निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। महाप्राण वर्ण कौन होता है। तो दूसरा और चौथा, तो इसमें देख रहे हैं कि इसमें दूसरा है और इसमें चौथा है ना, और इसमें आपका पहला है और पांचवा, इसमें चौथा है, ये तो होगा नहीं, तो यही हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे है कि हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। आयोगवाह वर्ण, यो या नहीं, ए नहीं, हर्षय दीर्घई नहीं, अंग और अ हो जाएगा आयोगवाह वर्ण। ठीक है, आयोगवाह वर्ण जो है अंग और अ होता है। चलिए निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। तो ऑप्शन है अ, ये तो स्वर है, ए ये भी स्वर है, उ ये भी स्वर है, ट ये है बाबा व्यंजन। ठीक है, तरह तरह के व्यंजन बनाए गए थे। कितने तरह के व्यंजन बनाए गए थे। तो 41 तरह के व्यंजन बनाए गए थे। चलिए 46 नंबर ये तो हो गया। 47 नंबर सवाल देखिए। 47 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजन वर्ण नहीं है। आपका ऑप्शन है च, भ, झ, ई। ठीक है, तो ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, ये व्यंजन है, लेकिन ये जो है ये व्यंजन नहीं है, ये स्वर है। ये क्या है, ये आपका स्वर है। ठीक है, ये क्या है, स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर, अरे कहाँ जा रहा है, रुको अभी। 48 नंबर सवाल है कि प हलंत जोड़ आ जोड़ प हलंत जोड़ अ से कौन सा शब्द बनेगा। ऑप्शन है पाप, पापाप, पापप्पु। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पाप। ऑप्शन ए पाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है कि गुरु का वर्ण विच्छेद कहाँ से शुरू होगा। गुरु का वर्ण विच्छेद कहाँ से शुरू होगा। हमेशा याद रखिएगा कि ग और र दोनों व्यंजन है और दोनों को जब तोड़ेंगे तो ग हलंत जोड़ अ होगा, है ना। लेकिन इसमें जिस तरह का रहेगा, इसमें हर्षऊ लगा है तो ग हलंत जोड़ हर्षऊ होगा और र हलंत जोड़ हर्षऊ होगा। तो कौन वाला हो जाएगा। तो थोड़ा यहाँ आ जाइए, ये देखिए यहाँ वाला हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 50 नंबर का सवाल है, 50 करोड़ का सवाल है। ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, इसको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे किताब का सही वर्ण विच्छेद बताएं, इसमें कौन वाला आंसर होगा। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए तो ये भी हमको कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और विष्णु सर इसके बाद मैथ डालेंगे।